तो जिस बात पे मैं स्ट्रेस दे रहा था कि एक बार जो कानून बनेगा वो स्टैटिक नहीं रहेगा। उसको जैसे कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, पूजनीय बाबा जी ने कहा है कि हमने जय गुरुदेव नाम को जो है जागृत कर दिया है। तो ऐसे ही जो ये कानून है ये जागृत होगा। तो उसे जागृत करने की प्रक्रिया क्या होगी कि इसके कई रिवीजन्स होंगे। तो जैसे जब वो कानून का शेप ले लेगा उसको स्टेबलाइज होने का जो है ना 5 साल का समय रखा जाएगा। हर 6 महीने में वो रिवीजन होगा और जहां कहीं भी उसमें फाइन ट्यूनिंग करना होगी वो पब्लिक की मांग से नहीं होगी, उसकी आवश्यकता महसूस करके बिना किसी से कोई मांग या दबाव आए हुए वो उसको उतना संशोधित किया जाएगा। लगभग 5 साल के अंदर वो पूरी तरह से स्टेबलाइज हो चुका होगा और वो इतना परिष्कृत हो चुकेगा कि उसे विश्व स्वीकार करेगा। वो अकेला भारत का नहीं बनेगा, चाहे बाद में स्वीकार करे, लेकिन वो जो है पूरा विश्व उसे स्वीकार करेगा। अब इसमें जो आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नियम कानून पे जाके वो नहीं रुक रही है, वो व्यवस्था के ऊपर जा रही है। आज कौन सी व्यवस्था जो है हमारे ऊपर लदी हुई है, जिस व्यवस्था के तहत भगत सिंह जैसे व्यक्ति ने, भगत सिंह ने क्या किया था, एक बम डाला था। बम क्या था, वो बम नहीं कहना चाहिए था, फटाका कहना चाहिए था। फटाका क्या था, उससे स्मोक निकलता था जिससे किसी की मौत नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको डाला और मैं यहां से भागने वाला भी नहीं हूं और मैं कोई माफी भी नहीं मांगूंगा। अब बताइए इन सब कंपोनेंट में क्या कोई व्यवस्था को सरदार भगत सिंह को फांसी देना चाहिए थी? क्या नहीं दे सकती थी। अगर व्यवस्था हमारी होती तो नहीं दे सकती थी। वो तो क्योंकि गुलामों के लिए बना हुआ था ना। तो जो व्यवस्था नियमों को तोड़ मरोड़ के जिस दिन जो है ना सरदार भगत सिंह की फांसी नियत थी, डर के इन लोगों ने उन्हें एक दिन पहले फांसी दे दी। इनकी जो है चाल थी कि वो सरदार भगत सिंह की बॉडी को गोपनीय तौर पर जो है ना खत्म कर देंगे, जला देंगे। भला हो उस ट्रक ड्राइवर का हो, भला हो 4-5 सिपाहियों का जिन्होंने ये साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। सरदार भगत सिंह जो है ना गुमनाम तरीके से जो है ना उनका वो नहीं हुआ, उनका भव्य जो है ना तरीके से जो है वो हुआ। और वहां पर अभी भी जो है ना प्रतीक भी उपस्थित है। और सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में ये लिख के गया है कि हमारा भारत कैसे होना चाहिए। तो ये ना दुष्ट राजनेताओं ने जो ठेकेदार बन गए, जिन्होंने अंग्रेजों से समझौता करके सत्ता हथिया ली, वो भी समझौते के तहत, इन लोगों का कोई शौक नहीं था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो एक बात कहते हुए नहीं थकते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, इन 56 इंच के सीने के दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि हमारे भारत का नियम कानून कैसा होना चाहिए। नहीं आई। मतलब ये इस देश के लिए लज्जा का विषय है। और मैं तो बहुत, मालूम नहीं मेरी आवाज में वो पीड़ा आती कि नहीं आती है, मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूं, वो पीड़ा मुझे झकझोरती है। और मेरा ये डिटर्मिनेशन है कि सब नियम कानून बदल जाएंगे, ये व्यवस्था बदल जाएगी, ये व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, बहुत ही संवेदनशील होगी। इट विल बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक। इस व्यवस्था में कोई सुपीरियर अपनी सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो सकता है 2025 में हो जाए, 2026 में हो जाए, 2026 के बाद या 2027 मान लें, क्योंकि चीजों को जमीन पे इवॉल्व करने में समय लगेगा। लेकिन लेट्स से 2027 के बाद कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा। वो उसके वर्क कंपोनेंट से प्रेसिपिटेट कर ली जाएगी
क्योंकि टेक्नोलॉजी को तो सब कुछ मालूम है कि कैसे पेश आ रहा है, इसने काम क्या किया, कितने बजे किया, क्या धूर्तता की। तो कोई भी जो है सुपीरियर उससे अच्छी एसीआर लिख ही नहीं सकता। अब जो एसीआर लिखी जाएगी उसका जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो एक मेरिट लिस्ट होगी। जैसे हम एक कंपटीशन देते हैं तो एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसके आधार पे आईएएस आईपीएस सब बांटते हैं। तो वो एक नंबर होगा और उस नंबर के तहत सामने वाला पॉलिसी के तहत खुद अपनी पोस्टिंग कर पाएगा। मतलब जिसको हम कहते हैं मेरिट कम चॉइस पोस्टिंग। मेरिट हमने अपने परफॉर्मेंस से पाली और हम अपने जो है मतलब भारत का हर व्यक्ति जो सेवा में होगा वो अपनी पदस्थापना स्वयं कर पाएगा। उसके कंडक्ट रूल में परिवर्तन कर दिया जाएगा और उसके कंडक्ट रूल में ये लिखा जाएगा कि जब आपसे वरिष्ठ कोई डिसीजन लेगा और यदि आप उस डिसीजन से सहमत नहीं हैं तो आपको कागज पे लिख के उसे वापस करना होगा उसी अथॉरिटी को कि प्लीज रिव्यू इट। आपके अंदर डर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ना तो वो आपकी एसीआर लिख रहा है ना आपकी पोस्टिंग कर रहा है, तो डर का तो कोई कारण है नहीं। तो आपके जेहन से डर खत्म हो जाएगा, मकसद एक सुप्रीम हो जाएगा। तो वो एक सीनियर पोस्ट पे बैठ के उस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, आप जूनियर पोस्ट पे बैठ के उस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। काम सब एक ही मकसद के लिए कर रहे हैं। अब अज्यूम करिए कि हमने आपके लिए आपको लिखा कि आप हमारे सुपीरियर हैं, आपने जो है जो निर्णय आप ले रहे हैं इसमें ये खामियां मैं महसूस कर रहा हूं और मैं जमीन पे काम करता हूं, मैं उनको ज्यादा समझ सकता हूं। अब आप मेरी बात को नजरअंदाज करते हैं, आप सीनियर हैं, आप नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन यदि उसके बाद कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस वो ही निकलेंगे जो उस सबऑर्डिनेट में कहा है, तो आप उसके लिए अकाउंटेबल, आप उसको लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे। तो इस व्यवस्था में बैठे लोग, जो पारदर्शी व्यवस्था है, जो अकाउंटेबल व्यवस्था है, यदि कोई समय पे निर्णय नहीं लेगा या गलत निर्णय लेगा तो उसे कंपनसेशन देना होगा। आज की व्यवस्था में तो लॉर्ड है, आप मरो जियो, कौन चिंता पाल रहा है आपकी। तो एक बड़ा बदलाव ये होगा। तीसरा बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है कि शिक्षा पद्धति बदल जाएगी। शिक्षा पद्धति जो है ये अंग्रेजों वाली इंडियन एजुकेशन एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा और जो एक्ट आएगा उसका नाम तो गुरुकुल एक्ट होगा, लेकिन वो गुरुकुल के समय जो एक्ट था, जो चीज थी, उससे भी बेहतर चीज होगी। देखिए हमारे गुरुकुल में गुरु दृष्टा रहा है, वो कॉस्मोस को देख पा रहा था और उसने जो देखा उसको उसने लिखा। यही कारण है कि चाहे न्यूटन के सिद्धांत हो या किसी के सिद्धांत हो, वो पहले गुरुओं के द्वारा लिखे हुए हैं, वेद में है। कायदे से देखा जाए तो इनमें से किसी साइंटिस्ट को कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। यदि हम इसको जो है ना आज बिल्कुल ऑथेंटिक ढंग से फाइट कर सकते हैं और यदि कोई बॉडी है तो उस बॉडी के माध्यम से आज के जो साइंटिस्ट है उनका नाम बाद में और गुरु का नाम पहले आना चाहिए, क्योंकि यदि वो उन्हीं शब्दों में लिखा हुआ है तो आप कैसे जो है ना उसके प्रणेता हो सकते। प्रणेता तो कोई दूसरा है। नहीं प्रणेता हो, हाँ ठीक है, उन्होंने उसको उतारा, महसूस किया, लाया, बताया, एक्सप्लेन किया, उसके व्याख्याता हो सकते हैं, उसके प्रणेता नहीं हो सकते। वही बात मेरा कहना है। तो गुरुओं की जो उन्होंने देखा कॉस्मिक ज्ञान को और उन्होंने वो जमीन पे उतारा, उसको समझने और देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अब एक आम आदमी की दिव्य दृष्टि नहीं है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस दिव्य दृष्टि का काम करते हुए आपकी भाषा में उसके ऊपर जो है ना प्रकाश डालेगी, तो आज की आपकी बुद्धि उसे समझ पाएगी। तो भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। भारत की रिसर्च के सामने सब लोग फीके हो जाएंगे। भारत विल बी बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। और उस रिसर्च के माध्यम से, तो वैदिक ज्ञान, रिसर्च, इन दोनों के इंटीग्रेशन के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनेगा। तो जो कहते हैं विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनने वाला है। विश्व गुरु बनने का एक मार्ग होगा। तो वो आप बताइए, कोई भी व्यक्ति आपको विश्व गुरु का मार्ग दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा है। विश्व गुरु बनेगा भारत, विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु इस तरीके से बनेगा। वो तो देखो, ये थोथा ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, जो हायर किया हुआ,
हायर किया हुआ ज्ञान का मतलब कहीं से सुना, आपने कहा तो हमने सुना, हमने कह दिया इन्होंने सुना। उनको इस बात का उसको पता नहीं ना, उसका किताब पढ़ लिए या किसी ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, बस आप बोलते जा रहे हैं, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, समझते नहीं कि विश्व गुरु का मतलब क्या होता है और विश्व गुरु कैसे बनेगा इसका भी आपको पता नहीं है, सिर्फ आप कह रहे हो। उसके तह में जाओगे, विश्व गुरु बनने का जो रूट है उस रूट पे तो चलना पड़ेगा ना भारत को, भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत के राजनीतिज्ञों को, भारत के मनीषियों को, भारत के वैज्ञानिकों को, सबको उस तरफ कदम उठाना पड़ेगा। और वो जब कदम उठेगा उसमें से जो निकाल के रिसर्च होकर के आएगा, उस रिसर्च के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनेगा। अब आप ये देखिए, हमारे माननीय इसके पहले के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी गए थे, उनको लंदन में जो है ना डीलिट की डिग्री दी गई कैम्ब्रिज में, वो 45 मिनट तक अंग्रेजों का गुणगान करते रहे। मतलब हमने अपनी लज्जा और यहाँ पूरी तरह से त्याग दिया है। चाटुकारिता की एक हद होती है। अरे भाई, आपने डीलिट डिग्री दी तो आपने हमें कुछ पाया, हमें आपकी चाटुकारिता करने की क्या जरूरत? हमें जरूरत क्या है? हाँ, हमने डिग्री मांगने की जरूरत क्या है? नहीं ठीक है, कोई सम्मान दे रहा, आप ले रहे हैं, वो दे रहा तो उसका आपने लिया, ये आपका बड़प्पन है। यदि आपने उस सम्मान को स्वीकार किया, ये आपका बड़प्पन है, ये बड़प्पन हो गया। और जिसके कारण उसने दिया, आप उसकी उसको सोच है। नहीं, उसकी व्याख्या करिए ना। मतलब उनका गुणगान करने के लिए जो जिस चीज के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है, आप उसको हाईलाइट करिए ना। ये भी काम उसी का था जिसने सम्मान दिया। हाँ, व्याख्या करता है कि मैं इनके इन गुणों के नाते इनको सम्मान दे रहा हूँ। कहीं बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये हम व्याख्या करें वो ठीक नहीं है। हाँ, हमको ये कहना जरूर चाहिए वहाँ पे कि इन्होंने मुझे इस वजह से सम्मानित किया, ठीक है, हम इनका सम्मान स्वीकार करके इनके ऊपर को एहसान कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस सम्मान की हमें जरूरत क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएचडी थे ही ना, उन्हें डिलीट की उपाधि से क्या लेना देना है, मिले ना मिले। हमने जो एजुकेशन किया है अपने जीवन में, आज उस एजुकेशन से कोई काम मेरा हो ना हो बात अलग है, हमें उसकी चर्चा करनी जरूरत। हमारे क्रियाकलाप ही से लोग समझ जाएं कि आदमी एजुकेटेड है कि नॉन एजुकेटेड है। हमारे उठने से, बैठने से, हमारे बोलने से, हमारी लैंग्वेज से, इन तमाम चीज़ों से हमारे वही हम इस्तेमाल हम कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, वो देख करके समझ जाए कि आदमी एजुकेटेड है नॉन एजुकेटेड है। आप पढ़े लिखे हैं, आपने गवर्नमेंट को देखा, सरकार को देखा, पूरे डिसिप्लिन को देखा, मैनेजमेंट को देखा, तो उन सब चीज़ों को आपको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन ही ऐसा होना चाहिए, अगला समझ जाए कि आदमी जरूर किसी सामान्य इंसान से हट करके इंसान है। अब जो हट करके, कितना हट करके, उसको तुम खोजो। जब जिज्ञासा होगी तो आदमी खोजेगा कि गुप्ता जी किस कैटेगरी के आदमी हैं, इस एक्शन में कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो वो जड़ आपको मिलेगा। हम व्याख्या क्यों करें? अपना कर्तव्य, अपनी बड़ाई करने की व्याख्या जरूर। लेकिन नहीं, मनमोहन सिंह ने तो, या किसी की बात में क्या कहूँ, नाम लेना मेरे ठीक लगता नहीं है, और वो फिर निंदा में बात है। सच्चाई ये है कि आज अपने देश में जितने लोग हैं, जहाँ पे भी हैं, किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में, किसी वर्ग में, चाहे नेता वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु वर्ग हो, सब जगह पे आदमी अपनी अपनी डफली बजा रहा है कि मेरी डफली की आवाज़ अच्छी, इसको सुनो। अरे भाई, अच्छी डफली बजाओगे तो अपने आप सुनने वाले मान चले जाएंगे। मैं उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि उस ढपली की आवाज से जन कल्याण होना चाहिए ना। आपकी ढपली की आवाज तभी सुरीली है जिससे जन कल्याण हो। हाँ, तो मेरी बात को समझे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब फाइनली उसमें रिजल्ट के मेरे बात में वही थी कि आप ऐसी डफली बजाओ कि अगले को सुरीला लगे। तो सुरीला कैसे, उसको आनंद आएगा। आनंद कैसे आए? जब उसका कल्याण होगा, उसका पेट भरेगा, उसकी मर्यादा रहेगी, उसका तन ढकेगा, उसके बच्चों का पालन पोषण होगा, उसको शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था होगी। आज देश में आप समझो, हमारे यहाँ सबसे बड़ा, सबसे पुअर सिस्टम एजुकेशन का है, दूसरा हेल्थ का है। आज एजुकेशन के लिए तो मैं ऐसा समझता हूँ, हमारे गुरु महाराज के जो विचार थे कि एजुकेशन का मतलब कि बच्चा पैदा हुआ और वो पढ़ने के योग्य हुआ, तो वो जिम्मेदारी व्यवस्था की होनी चाहिए कि उस बच्चे को पढ़ाया जाए, जैसे भी पढ़े, जिस भी तरीके से पढ़े, जो भी उसके इंटरेस्ट हो, वो पढ़ाई करना बच्चे की जिम्मेदारी व्यवस्था की होनी चाहिए। बच्चा पढ़ लिख करके उसको जॉब देने के लिए वो मांग करे, इंटरव्यू दे, यहाँ वहाँ भागे, ये फार्म भरिए, नहीं। ये पूरा व्यवस्था सिस्टमेटिक होना चाहिए कि भाई ये बच्चा पढ़ करके इस योग्य निकल गया, डॉक्टर बना, वकील बना, या बैरिस्टर बना, या आईएएस बना, आईपीएस बना, जो भी बना वो बन गया, उसको उस जगह उसकी पोस्टिंग